खतरनाक था वो। तो कहानी की शुरुआत होती 1972 में बुसान के हार्बर में, जहां हमारी कहानी के हीरो ली को दिखाया जाता है। ली एक ज्वेलरी शॉप में मामूली से काम करता है। यहाँ एक आदमी उसको एक स्मगलर के पास लेकर जाता है जिसे सभी बॉस कहते हैं। तो बॉस ली से कहता है कि आज रात मेरा वो काम कर दो, मैं तुम्हें काफी रोकड़ा दूंगा। ली को फिर वो एक बोट में लेकर जाते हैं और समुद्र के बीच एक और बोट में चढ़ा देते हैं, जहाँ दो जापानीज आदमी 2 बड़े बैग्स में गोल्ड बिस्किट्स और कीमती घड़ियां स्मगल करके इनको देने के लिए आए होते हैं। तो बॉस ली से कहता है कि चेक करो कि सोना असली है या फिर नहीं। ली कहता है सोना तो असली है बॉस, लेकिन घड़ियां नकली है। और तभी अचानक सायरन की आवाज आती है और कोरियन कस्टम्स डिपार्टमेंट के लोग उस बोट में घुस जाते हैं। ये लोग भी जल्दी जल्दी सोना और घड़ियों को जल्दी से बटोर कर बाहर निकालते हैं। तो वहाँ कस्टम्स ऑफिसर पूरे बोट को छान मार रहे होते हैं। तो बॉस ली को बैग देकर कहता है इसे लेकर तुम बच निकलो, और ली भी तुरंत उसको लेकर समुद्र में कूद जाता है। इतने में कस्टम्स ऑफिसर इन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। समुद्र में तैर रहे ली को भी वो पकड़ लेते हैं। यहाँ पर सीन होता है कट, और अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो कुछ हुआ वो बॉस की चाल थी। ये कस्टम ऑफिसर्स भी उसी के आदमी थे जिन्होंने जापानीज का माल तो ले लिया, लेकिन उसके लिए इन्हें जापानीज को जो रोकड़ा देना था वो देने से बच गए। खैर दोस्तों, बॉस ली को एक अच्छी रकम भी देता है और इस घटना के बाद ली बॉस के लिए काम करने लगता है। जापानीज से स्मगल किए जाने वाले गहने, राइस कुकर, एडिडास शूज और इस तरह की कई चीजों को कोरिया में जगह जगह सप्लाई करवाना ली का काम होता है। ऐसे में एक दिन बॉस ली को एक शिपिंग सर्विस कंपनी के ओनर से मिलवाता है जिसका नाम है गॉग। जब कोई शिप खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए गॉग की कंपनी को दिया जाता है। इस वजह से अब बॉस गॉग के साथ एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, जिसके तहत गॉग के पास जो अमेरिकन मिलिट्री शिप सर्विस के लिए आते हैं उन्हें बॉस अपना माल स्मगल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ली भी बॉस का दिया हुआ रोकड़ा गॉग को देकर घर आ जाता है। यहाँ ली अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ रहता है, एकदम नॉर्मल फैमिली की तरह। उसकी वाइफ शियान लोकल चर्च के फादर की बेटी है। अब क्या है कि ली की कमाई उतनी नहीं होती, जिस वजह से वो भाड़े पे घर तक नहीं ले सकते और चर्च में ही रहते हैं। घर आकर वो मजे से बच्चों के साथ म्यूजिक बजाकर डांस कर रहा होता है। तब एक लड़की आकर बताती कि तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। ली घबराकर तुरंत भाग कर जाता है। तो वहाँ पर कुछ गुंडे ली के भाई को पीट रहे होते हैं। अब ली उन गुंडों को पीटने के बजाय अपने भाई को ही पीटता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि लड़ाई झगड़ा मत करो। वो गुंडों से माफी मांगता है कि देखो मेरे भाई ने अनजाने में कुछ कर दिया हो तो उसके लिए माफ कर दो, उसे छोड़ दो। तब उस गैंग का लीडर वहाँ पर आता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर। लगता है दोस्तों ये इस एरिया का डॉन है। ली के भाई ने उसके आदमियों के साथ किसी बात पर लड़ाई की थी जिस वजह से वो उसको पीट रहे थे। तो ली उनसे माफी मांगता है, पर क्रिस्टोफर एक कैन में शराब डालकर उसमें पेशाब कर देता है और ली से कहता है कि इसको पियो। भाई को बचाने के लिए ली के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो उसे पी जाता है। फिर भाई को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाता है। जब वो बाहर आता है तो बॉस का आदमी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अपना एक स्मगलर जो बॉस के लिए काम करता था उसे पाइल्स हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आज नशीले पदार्थ का एक कंसाइनमेंट जापान पहुंचाना था। तो क्या तुम वो कर पाओगे? अब ली ये मामूली राइस कुकर, शूज वगैरह स्मगलिंग करके थक चुका था, क्योंकि पैसे भी उतने नहीं मिल रहे थे। इसीलिए वो नशीले पदार्थ की स्मगलिंग करने के लिए तुरंत मान जाता है, क्योंकि रोकड़ा ज्यादा मिलेगा ना। उसी रात बोट में ली और उसका भाई जापान के लिए निकलते हैं और वहाँ पहुंचकर पार्टी को कंसाइनमेंट सौंप भी देते हैं। तब उस गैंग का लीडर जिसका नाम जॉनी है वो वहाँ पर आता है। जॉनी वैसे जापान में एक छोटे लेवल का गैंगस्टर है, लेकिन ये कोरिया में पैदा हुआ था। वो ली से कोरियन लैंग्वेज में बात करता है, तो ली को बड़ी खुशी भी होती है। उस रात दोनों बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं और तब जॉनी ली से कहता है जापान में अगर तुम नशीले पदार्थ सप्लाई करते वक्त पकड़े गए तो तुरंत गोली से उड़ा दिए जाओगे, क्योंकि जापान काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। ऐसे में अगर नशीला पदार्थ अंदर आए देश में तो देश पर बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए इतनी सख्त सजा दी जाती है। इसलिए हमें नशीले पदार्थ कोरिया से यहाँ पर स्मगल करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कोरिया का पानी जापान के मुकाबले बहुत ही साफ होता है और उससे बनाया गया नशीला पदार्थ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। तो जापान से केमिकल सप्लाई किया जाता है जिससे कोरिया में नशीला पदार्थ बनाया जाता है, फिर उसे वापस जापान में बेचा जाता है और इसमें इतना मुनाफा होता है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगली सुबह कोरिया में बॉस के ऑफिस में कोरियन CIA टीम की रेड पड़ती है। बॉस तुरंत ही कस्टम्स वाले अपने दोस्त को कॉल करके पूछता है कि तुम्हारे रहते ये रेड कैसे पड़ रही है। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑर्डर ऊपर से आया हुआ है। बॉस कहता है कि मुझे कैसे भी करके बचा लो और मेरे बदले मैं ली को इनके हवाले करने को तैयार हूँ। इस वजह से जैसे ही ली जापान से कोरिया में आता है तो कोरियन CIA टीम उसे अरेस्ट कर लेती है। ली को एक गोडाउन में उल्टा लटकाकर उसे काफी पीटा जाता है। फिर कोरियन CIA का एक इंस्पेक्टर ली से पूछता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अमेरिकन मिलिट्री शिप का इस्तेमाल करके तुमने स्मगलिंग की, बताओ। ली बहुत विनती करता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसको जेल में डाल देते हैं। फिर जेल में ली एक जापानीज शिप के कैप्टन को देखता है जिसका नाम है शोई। उसके बारे में जेल के दूसरे कैदी बात कर रहे होते हैं जिसे ली भी सुनता है। फिर शियान दोस्तों यानी उसकी बीवी उससे मिलने आती है, तो ली कहता है मैं बॉस के कस्टम्स वाले दोस्त से मिलना चाहता हूँ। शियान भी उसको खबर करके यहाँ पर लेकर आ जाती है। तो ली उससे कहता है कि प्लीज मुझे किसी भी तरह इस जेल से बाहर करवाओ, मेरे पास एक पक्का प्लान है, अगर वो सफल हुआ तो बहुत पैसे मिलेंगे, उसका अच्छा खासा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर वो अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके ली को रिहाई दिला देता है।
असल में उसने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे कि ली को निमोनिया है और वो जेल में नहीं रह सकता। इस वजह से ली को हाउस अरेस्ट में रखा जाता है, लेकिन उसे रोज पुलिस स्टेशन जाकर साइन करना पड़ेगा। इस शर्त पर वो फिलहाल ली को रिहा कर देते हैं और बाहर आने के बाद सबसे पहले तो ली शोई से मिलने जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जापान को आइटम्स स्मगल करने में नंबर 1 हो। अगर तुम अपने शिप के जरिए मेरे नशीले पदार्थ जापान में पहुंचा सको तो हम दोनों काफी माल कमा सकते हैं। कहकर वो शोई को एडवांस के तौर पर थोड़ी रकम देता है। इस पर शोई भी मान जाता है। अगले दिन दोस्तों शोई ली को ले जाकर कोरियन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के चीफ से मिलवाता है। ली उसको भी एक तगड़ी रकम देता है, जिसको देखकर वो भी बड़ा खुश और कहता है कि बिजनेस तो ठीक है, लेकिन नशीले पदार्थ का बिजनेस करने वाला अगर खुद नशा करे तो बिजनेस नहीं चल सकता। क्या तुम नशा करते हो? ली कहता है कि नहीं, मुझे नशे की आदत नहीं है, मैं बस उसे बेचना चाहता हूँ। अब इन तीनों की एक टीम फॉर्म हो जाती है, लेकिन अब नशीला पदार्थ बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए। तब ली को जॉनी की बात याद आती है, जिसने बेकर नाम के एक प्रोफेसर का जिक्र किया था जो नशीले पदार्थ बनाता है। ली फिर तुरंत बेकर के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है और एक गोडाउन में इनकी मीटिंग होती है, जहाँ दोस्तों मीटिंग में कुछ ऐसा होता है कि अगले ही दिन ये लोग नशीले पदार्थ बनाने के लिए केमिकल्स को जापान से शिप में स्मगल करके कोरिया लेकर आ जाते हैं। फिर शहर की एक सुनसान जगह पे जहाँ एक पिग फार्म होता है, वहाँ के एक कमरे में प्रोफेसर बेकर के लिए एक लैब सेट की जाती है, जहाँ वो नशीले पदार्थ तैयार करेगा। और सिर्फ 5 घंटों में बेकर नशीले पदार्थ का पहला कंसाइनमेंट बना डालता है। फिर उसे शोई की शिप के जरिए स्मगल करके जापान पहुंचाकर पहली बार मुनाफा भी ये लोग कमा लेते हैं। दूसरी ओर जापान में इनसे नशीला पदार्थ खरीदने वाला जॉनी समझ जाता है कि ली के मुकाबले इस बिजनेस में शोई काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और इस वजह से ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और ली को धोखा देकर काफी माल ऐंठ लेते हैं। ली की बहन इस बात को नोटिस कर लेती है और ली को बता देती है कि वो लोग अलग ही अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, मुनाफे का जितना हिस्सा हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। जब ली इस बारे में शोई से पूछता है तो वो कहता है कि देख भाई, अगर मैं ना होता ना तो तुम जेल में सड़ रहे होते, तुम जो कुछ कमा रहे हो वो सब मेरी बदौलत कमा रहे हो, याद रखना। कहकर वो चला जाता है। ली भी समझ आता है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा। वो सीधे जोई नाम के एक कोरियन गैंगस्टर से मिलने जाता है और उसके साथ डीलिंग करने की कोशिश करता है। साथ ही उसे वो अपना माल दिखाकर कहता है कि देखो, एकदम टॉप क्वालिटी का माल है मेरे पास, अगर इसे स्मगल करके जापान में बेचने में आप मेरी मदद करोगे तो मुनाफे का 30% तक मैं आपको दे सकता हूँ। तब जोई बताता है कि जापान का जाना माना स्मगलर पार्क मेरा जिगरी दोस्त है, लगभग मेरे भाई की तरह, और मेरे लिए वो कुछ भी करेगा। तुम्हारा माल एकदम सेफली जापान पहुंच जाएगा। वैसे तो ली भी कहता है ठीक है, मैं अपना सारा माल आप ही के जरिए ट्रांसपोर्ट करवाऊंगा, मैं खुद जाकर मिस्टर पार्क से मिलूंगा, आप प्लीज उनसे बात कीजिए। अब जोई पार्क को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है और वो ली के लिए जापान के एक होटल में इंतजार कर रहा होता है। ली और उसका भाई जापान जाकर उस होटल में चले जाते हैं, जहाँ एक आदमी फोन पे कह रहा होता है किसी से कि वो रूम नंबर 703 में है और उससे मिलने के लिए कोरिया से 2 आदमी आ रहे हैं, हम उन्हें पकड़ लेंगे और उनकी जगह पे हम पार्क से मिलने जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे। मतलब दोस्तों, जापान का कोई और गैंग पार्क को मार डालना चाहता है। ये बातें जानकर ली अपने भाई को सूटकेस देकर कहता है तुम रूम नंबर 703 में जाकर बात करो। उसे भेजकर ली तुरंत फोन बूथ से रूम नंबर 703 को कॉल करके कहता है कि आपकी जान खतरे में है। लेकिन वो लोग कोरियन लैंग्वेज नहीं जानते और ली की बात नहीं समझ पाते। तो ली फोन रखकर मुड़ता है तो उस गैंग का एक आदमी जो पार्क का कत्ल करने आया हुआ था वो ली के पीछे पड़ा होता है। वो ली को चाकू से खोपने की कोशिश करते हुए उसे चेज करता है, लेकिन ली उसका चाकू उसी पे खोपकर रूम नंबर 703 की ओर भागा चलाता है। तब उस राइवल गैंग का एक आदमी पार्क के कमरे की ओर जा रहा होता है तो ली घबराकर उसे कर देता है लॉक। आवाज को सुनकर पार्क के आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब दोनों गैंग्स के बीच होती लड़ाई। तब एक आदमी गन लेकर पार्क के कमरे में घुस जाता है। ली तुरंत उसे रोककर उससे लड़ने लगता है। इसी बीच पार्क पास के कमरे में छुप जाता है और तब उसके आदमी उस राइवल गैंग के आदमी को काटकर उसकी जान ले लेते हैं। जब मैदान साफ हो जाता है तो पार्क बाहर निकलता है। अब फिलहाल तो वो ली को नहीं जानता तो पूछता है कि तुम हो कौन भाई, जो मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। फिर ली उसको सब बताता है कि वो जोई का भेजा हुआ आदमी है और पार्क के साथ बिजनेस करना चाहता है। अब दोस्तों, क्योंकि ली ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे पे डाली तो ली उसे बड़ा पसंद आ जाता है। उस रात वो ली और उसके भाई को एक बढ़िया बार में ले जाकर कीमती ड्रिंक्स पिलाता है और एक बड़ी रकम भी देता है। वहाँ पहली बार ली और उसका भाई उस नशीले पदार्थ को ड्रिंक में मिलाकर पीते हैं। फिर दोनों पार्क का दिया हुआ रकम लेकर कोरिया लौट आते हैं। यहाँ से शुरू होता है ली के नशीले पदार्थ का बिजनेस। पार्क की मदद से वो जापान से नशीले पदार्थ के रॉ मटेरियल्स यानी केमिकल्स कोरिया के अंदर स्मगल करते हैं, जिनसे प्रोफेसर बेकर नशीले पदार्थ बनाता है और फिर जोई की मदद से वो वापस जापान को स्मगल किया जाता है और वहाँ इलीगली ये नशीला पदार्थ मार्केट में अपनी जगह बढ़िया बना लेता है। इससे ली का बिजनेस दिन प्रतिदिन बड़ा हो जाता है और अब साल था 1974। कोरियन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक नए ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम है शॉन। दूसरी ओर ली शहर में एक बड़े घर को खरीद लेता है
और अपने परिवार के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाता है। ली अपनी नई और बड़ी कार में आता है तो क्रिस्टोफर, जिसने ली को अपना पेशाब पीने पे मजबूर कर दिया था, वो अब ली के लिए उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है। अब एक दिन की बात है, ली जोई को नशीले पदार्थ और उसके हिस्से का शेयर देने जाता है। तो जोई कहता है सिर्फ जापान में ही नहीं, अपने देश में भी नशीले पदार्थ के लिए काफी डिमांड है। अगर हम लोकली बेचेंगे तो बिजनेस और बड़ा होगा। ली भी उसकी बात मानकर लोकल में भी अपना नशीला पदार्थ बेचना शुरू कर देता है। तब वो नया नार्कोटिक्स ऑफिसर शॉन नशीला पदार्थ खरीदने वाले एक आदमी को पकड़कर पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता कि ये कौन बेच रहा है। तो शॉन उससे कहता है कि तुम हमेशा जिस तरह माल खरीदते हो बिल्कुल उसी तरह खरीदो, हम उस नशीले पदार्थ के डीलर को घेर लेंगे और फिर सच उगलवा लेंगे। वो भी खरीदने जाता है। इस मिशन में नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के चीफ को भी शामिल किया होता है, लेकिन वो डरता है कि अगर नशीले पदार्थ बेचने वाले ली की गैंग पकड़ी गई तो वो खुद भी फंसेगा, क्योंकि ली उसको भी तो खोज खिलाता है। चीफ फिर एक तरकीब सोचता है। नशीला पदार्थ खरीदने के लिए वो आदमी जाता तो है, तो कुछ ही दूर पर दो लोकल डीलर्स कार में आ रहे होते हैं। उसी रोड पर एक हॉस्पिटल के आगे एक हरे रंग के ट्रक में शॉन और दूसरा ऑफिसर बैठे होते हैं। अब चीफ तुरंत उस हॉस्पिटल को कॉल करके कहता है कि आपके हॉस्पिटल के आगे एक ट्रक खड़ा है जिसमें एक आदमी बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, उसे जहरीले सांप ने काट दिया है, प्लीज जल्दी उसकी मदद कीजिए। तो डॉक्टर और नर्सेस भागे चले आते हैं और उन दोनों को चेक करने लगते हैं कि सांप ने किसे काटा बताओ। इसी बीच वो दो डीलर्स ट्रक में बैठे पुलिस ऑफिसर्स को देख लेते हैं और तुरंत रिवर्स गियर डालकर वहां से बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉन ट्रक में उनका पीछा करके उन्हें आखिरकार पकड़ लेता है। अगले सीन में वो स्टेशन में होते हैं और डर के मारे वो ली का नाम बता देते हैं। दोस्तों, अब शॉन चीफ से कहता है कि ली कहाँ है, उसे ट्रैक कीजिए। ली का नाम सुनकर चीफ कहता है ली तो एक मामूली चोर है, वो भला क्या नशीला पदार्थ बेचेगा, जरूर वो आदमी झूठ बोल रहा है। शॉन कहता है ऐसी बात है तो ली को छोड़िए सर, गैंगस्टर जोई और कैप्टन शोई को पकड़ते हैं। पर चीफ कहता है उन दोनों को पकड़ना उतना आसान नहीं है, उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है, हमें नीचे से शुरुआत करनी होगी। पहले तो सड़कों पर जो लोग नशा करते फिरते हैं उन्हें पकड़कर पूछताछ करेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से इसकी शुरुआत है। अब उसकी बचकानी हरकतें सुनकर शॉन को उस पर शक हो जाता है और कहता है वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस उन दोनों का लोकेशन ट्रैक करके बताओ, मैं उनका अरेस्ट वारंट लेकर आता हूँ। जब शोई को खबर मिलती है तो वो तुरंत ली को इन्फॉर्म कर देता है और ली भी अपनी कार में वहां जाता है। वो ली को डांटने लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि गैंगस्टर्स के साथ डीलिंग मत करो, फंस जाओगे। पर ली कहता है नशीले पदार्थ का बिजनेस गैंगस्टर्स के साथ ना करूं तो क्या साधु संतों के साथ करूं? अरे माल है मेरा, बिजनेस भी मेरा है, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर शोई गुस्से में ली को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से अब पुलिस मेरे पीछे भी पड़ चुकी है, आज से हम दोनों अजनबी हुए, समझे? ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें, और तुम भी कहीं जाकर बच निकलो वरना अरेस्ट हो जाओगे। ये कहकर शोई निकल जाता है। अब ली को टेंशन होने लगती है और वो जोई को कॉल करता है। तो जोई कहता है इतना टेंशन होने की जरूरत नहीं है, तुम सियोल जाकर मिस्टर किम से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेगा, कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। तो ली भी बिना टाइम वेस्ट किए सियोल चला जाता है। असल में ये जो किम है ना, जोई के नीचे काम करने वाला एक छोटा गैंगस्टर है। तो ली कुछ दिनों के लिए छुपकर यहीं रहने का फैसला करता है। वो किम को अपना माल दिखाता है जिसे वो एक इंजेक्शन में डालकर खुद को लगा लेता है, तो नशा उसके सर पे चढ़ जाता है, इतना बढ़िया होता है वो। हालांकि ली पुलिस से छुप कर रह रहा है, लेकिन इस दौरान भी वो अपना बिजनेस बिल्कुल जारी रखना चाहता है और प्रोफेसर बेकर को सियोल बुला लेता है। यहाँ किम की जगह पर एक लैब बनाई जाती है और ली बेकर से नशीले पदार्थ बनाने का तरीका भी सीख लेता है। फिर क्या था, वो खुद ही नशीले पदार्थ का एक कंसाइनमेंट बना देता है। बेकर तो चौंक जाता है कि तुम इतनी जल्दी सीख गए, बताओ। अब ली सियोल से ही अपना बिजनेस आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। किम के साथ मिलकर वो कई जगह घूमता है। तो एक दिन किम उसको एक पब में लेकर जाता है और वहाँ वो ली को एक लड़की दिखाता है और कहता है ये एक बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है, अगर इसे अपने हाथ की कठपुतली बना ले तो पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस से हम इंटरनेशनल लेवल पर अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। अब ली को और लालच आ जाता है और वो उस लड़की से जिसका नाम लिटा है उससे बात करता है। अगले दिन उसे अपनी कॉस्टली कार में डेट पे ले जाकर इम्प्रेस कर देता है। इसके बाद ली सियोल में एक नए नाम और नई पहचान के साथ जीना शुरू कर देता है। वो खुद को एक बड़े फूड एक्सपोर्ट कंपनी का सीईओ बताता है। ली और लिटा की नजदीकियां बढ़ जाती है और वो ली को अपने पिता के आदमियों से मिलवाती भी है और कहती है कि पापा के इलेक्शन कैंपेन के लिए ली काफी फंडिंग दे सकता है। अब धीरे धीरे ली के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बढ़ने लग जाते हैं। एक दिन लिटा ली को अपने पिता से मिलवाने के लिए जापान ले जाती है। जापान में उसके पिता फॉरेन मिनिस्टर है। ली उससे मिलता है और उसे एक गिफ्ट भी देता है। वो उस बॉक्स को खोलता है तो अंदर बुद्ध की मूर्ति होती है। ली कहता है कि इसमें टॉप क्वालिटी का नशीला पदार्थ भरा हुआ है। सुनकर वो ली के साथ और भी फ्रेंडली हो जाता है। ली फिर उस पार्टी में अकेला खड़ा ड्रिंक कर रहा होता है तो एक आदमी आकर एकदम कैजुअली पूछता है क्यों बे चोर कहीं के, यहाँ क्या कर रहा है? असल में दोस्तों वो कोई और नहीं, CIA का इंस्पेक्टर था जिसने एक बार ली को पकड़कर उल्टा लटका कर पीटा था। वो कहता है कि तुम जैसे छोटे मोटे चोर का इतनी बड़ी पार्टी में क्या काम, तुम्हें अंदर अलाउ किसने किया? मेरा बस चलता ना तो उसी दिन तुम्हें समुद्र में फेंक कर मार देता, और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। इस तरह ली का मजाक उड़ाकर वो चला जाता है एंड ली बहुत गुस्से में होता है। तभी लिटा कर
पूछती है इतनी टेंशन में क्यों हो तुम। ली भी सीआईए इंस्पेक्टर की ओर इशारा करके पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लिटा बताती है फिलहाल वो कोरियन एम्बेसी में काम करता है। हमारे देश में जो जापानीज जासूस है उन्हें पकड़ना है, इसी का काम। उस रात पार्टी के बाद ली सीधे जॉनी से मिलने जाता है और नशीले पदार्थ से भरी हुई बुद्ध की मूर्ति उसे दिखाता है। इतने में पीछे से सीआईए इंस्पेक्टर की गाड़ी आ जाती है। ली यहाँ जॉनी को सब बता देता है कि कैसे उस इंस्पेक्टर ने मुझे पकड़ा और लटका कर पीटा, फिर जेल में बंद कर दिया था। तो अब उस इंस्पेक्टर को जॉनी बड़े ध्यान से देखता है और बताता है भाई ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। मेरे भाई का बेटा जो कॉलेज में पढ़ता था ना, उसे जापानीज जासूस बताकर इसने जेल में बंद कर दिया। मेरे परिवार का पूरा नाम खराब करवा दिया इसने। इस तरह वो भी अपनी भड़ास निकाल रहा होता है। इतने में इंस्पेक्टर दरवाजे तक आ जाता है और पूछता है क्या तुम जापानीज स्पाई हो। जॉनी गुस्से में उसकी शर्ट पकड़कर अंदर खींचता है। ली भी उसे पकड़े हुए रखता है और जॉनी कार स्टार्ट कर देता है और इंस्पेक्टर को घसीटते हुए दीवार की ओर लेकर जाते हैं। कार और दीवार के बीच फंसकर वो पिचक कर मर जाता है। अब ये दोनों मिलकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक बैरल में बंद कर देते हैं, फिर समुद्र के बीच ले जाकर कर देते हैं उसे डिस्पोज। वैसे ली तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि उसने एक जीते जागते आदमी को मार डाला और उसके टुकड़े भी कर दिए। वो फूट फूट कर रोता भी है और खुद को इस गिल्ट से निकालने के लिए वो अपना नशीला पदार्थ एक ग्लास में मिलाकर पी जाता है और वहीं पर फ्लैट। दूसरी ओर शॉन एक स्पेशल टीम बनाता है क्योंकि उसे शक है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई तो है जो स्मगलिंग गैंग्स को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। वो एक गैंग से घूस लेने वाले एक कांस्टेबल को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने पे पता चलता है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का चीफ खुद उन गैंग्स के साथ मिला हुआ है। वो भी ली का नाम लेता है, लेकिन ली के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण शॉन उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाता। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। अब ली बुसान लौट आता है और शहर से बाहर एक बड़ा घर खरीदकर वहीं पर रहने लगता है और वहीं एक लैब सेट करके वो नशीले पदार्थ बनाता रहता है और अपने आदमियों के जरिए जापान और कोरिया में सप्लाई पे सप्लाई करता है। उस घर में वो एक बड़ा वॉल्ट बनाकर इस बिजनेस में कमाए हुए सारे पैसे उसके अंदर रखता है। लिटा भी उसके साथ ही रहने लगती है। दिन में ली फूड एक्सपोर्ट कंपनी का सीईओ और रात में नशीले पदार्थ के बिजनेस का किंग पिन बनकर जी रहा होता है। उसकी लाइफ बिल्कुल मस्त चल रही होती है, लेकिन एक दिन ली का भाई नशे में किसी को चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। उसे पुलिस से बचाने के लिए ली अपने आदमियों से कहकर उसे उठवा लेता है और एक बिल्डिंग में उसे बंद करवा देता है। उस रात ली अपने भाई से मिलने जाता है, लेकिन वो कहता है तुमने बिजनेस में मेरा हिस्सा मुझे नहीं दिया भाई, मुझे धोखा दिया है तुमने, कहकर वो गुस्से में ली का कान काट देता है। इतने में जो आकर कहता है कि तुम्हारे भाई ने जिसे मार डाला ना, उसकी बॉडी को डिस्पोज करना होगा, काफी खर्चा होगा। ली चिढ़कर कहता है कि जितने चाहो ले लो मुझसे, लेकिन चुपचाप बॉडी को डिस्पोज कर दो। अब हुक्म देने जैसी उसकी आवाज जोई को गुस्सा दिला देती है और वो कहता है कि मेरी वजह से तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हो समझे, मुझे अपना नौकर समझने की जरूरत मत करना वरना काट फेंकूंगा तुम्हें। ये धमकी देकर वो चला जाता है। दूसरी ओर शियान यानी ली की पत्नी, उसको पता चल जाता है कि ली लिटा के साथ रह रहा है। वो ली पर चिल्लाती भी है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं और ना मुझे तुम्हारी, आइंदा कभी बच्चों से मिलने की कोशिश मत करना, कहकर वो ली को घर से निकाल देती है। ली भी उस पर चिल्लाकर वहां से निकल जाता है और सीधे अपने घर आता है जहां लिटा उसके इंतजार में होती है। वो देखती है कि ली के हाथ में नशीले पदार्थ के इंजेक्शन के निशान लगे हुए हैं। वो कहती है कि मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारे लिए नए बिजनेसेस का इंतजाम करवा रही हूँ और तुम हो कि नशा पे नशा कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। इस पर ली लिटा पर भी भड़क जाता है और उसे डांट कर निकल जाता है। दूसरी ओर ली के भाई जो घायल हालात में हॉस्पिटल में है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो उसे पुलिस उठा ले जाती है। शॉन को भी पता चल जाता है कि इसी का भाई ली है जो कि नशीले पदार्थ स्मगल करने वाला किंग पिन है। वो ली के भाई को काफी ब्रेन वॉश करता है कि तुम्हारे भाई ने बिजनेस में कमाया पैसा तुम्हें कुछ नहीं दिया। यहाँ भाई के जरिए शॉन ली को पकड़ने का प्लान बना रहा होता है। उस रात ली का भाई उसे कॉल करके कहता है कि मैं भूख से मर रहा हूँ भैया, जल्दी आ जाओ। ली भी घबरा जाता है और तुरंत पहुंच जाता है वहां पर वहां पुलिस उसे पकड़कर हथकड़ी लगा लेती है और उसे सीधे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं वो लोग। उन्हें सब पता चल जाता है कि ली ने खुद को फूड एक्सपोर्ट कंपनी का सीईओ बताकर सबको धोखे में रखा। वो ली को ये कबूल करने पे मजबूर कर देते हैं कि वही नशीले पदार्थ स्मगलिंग का किंग पिन है, लेकिन ली कबूल नहीं करता। तो वो कहता है कि 2 दिन पुलिस की मार खाओगे ना तो अपने आप मुंह से उगल दोगे, कहकर वो बाहर चला जाता है। लेकिन अगले ही दिन ली हो जाता है रिया। असल में लिटा ने अपने पिता के इन्फ्लुएंस को यूज करके उसे बाहर निकाला होता है। वो ली को अपनी कार में लेकर जाती है और रास्ते में कहती है कि अगली बार इस नशीले पदार्थ के मामले में अगर तुम फंसे तो मैं नहीं आऊंगी तुम्हें छुड़ाने के लिए। ली भड़क जाता है कि मेरे पैसों से तुमने मुझे छुड़ाया और ऐसी अकड़ दिखा रही हो जैसे तुमने अपनी जेब से पैसे लगाए हो। इस बात पर दोनों की बहस हो जाती है, लेकिन एक पॉइंट पर ली गुस्से में उसे मारकर गाड़ी से बाहर धकेल कर चला जाता है। तब ड्राइवर कहता है कि जॉनी कोरिया आया है और फिलहाल वो बुसान में है। लगता है जापान में उसने किसी बड़े गैंगस्टर को मार डाला, इसलिए उस गैंग के लोग जॉनी को खत्म करने के लिए
उसकी तलाश कर रहे हैं। इसी डर के मारे वो वापस कोरिया भाग आया। उस रात जॉनी ली को कॉल करके मदद मांगता है, लेकिन ली कहता है कि मुझे पहले से पुलिस ट्रैक कर रही है, तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं खुद नहीं फंसूंगा। तो जॉनी उसको धमकाता है कि मैं तेरे सारे सीक्रेट्स पुलिस को बता दूंगा, फिर पता चलेगा तुम्हें, कहकर वो कॉल काट देता है। अगले दिन ली क्रिस्टोफर से मिलता है और बताता है कि 2 लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, उन्हें ठिकाने लगाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उस रात एक कांस्टेबल शॉन को बताता है कि जॉनी नाम के आदमी ने मुझे कॉल किया था, वो ली के बारे में कुछ सीक्रेट्स जानता है जो हमें बताना चाहता है। शॉन तुरंत जॉनी को पकड़ने के लिए निकल जाता है, पर सिटी के अंदर स्टूडेंट्स सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जोई अपने घर के स्विमिंग पूल में बैठा नशीला इंजेक्शन लगा रहा होता है। क्रिस्टोफर और उसका गैंग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, सब मिलकर जोई को चाकू से मार देते हैं। दूसरी ओर शॉन जोई को पकड़ने जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में कोई पत्थर फेंक देता है और वहां दंगे हो जाते हैं। जब सब शांत होता है तो जॉनी वहां पर मरा पड़ा होता है, लगता है किसी ने उसको चाकू मार दिया। इस तरह ली ने क्रिस्टोफर की मदद से एक ही रात में जोई और जॉनी दोनों को खत्म कर दिया। ठीक उसी दिन किसी ने कोरिया के प्रेसिडेंट को शूट कर दिया होता है और प्रेसिडेंट मर चुका था। अब देश में मिलिट्री रूल शुरू हो जाता है। सरकारी अफसर्स सभी के सभी देश छोड़कर भाग रहे होते हैं। लीटा गोल्ड बिस्किट्स को बैग में भरकर शहर छोड़कर जा रही होती है। अगले दिन ली अपने कांटेक्ट के सारे पॉलिटिशियन को कॉल करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। एक आदमी कॉल अटेंड करता है, लेकिन कहता है देश की हालात ठीक नहीं है, तुम जल्द से जल्द देश से निकल जाओ और किसी और देश में छुप कर रहो, और हाँ, मुझे दोबारा कॉल मत करना, कहकर वो कॉल काट देता है। जो पॉलिटिशियंस और सरकारी ऑफिसर्स ली से घूस लेते थे वो सभी देश छोड़ चुके थे। अब ली अपने उस बड़े घर में खुद को बंद करके रहने लगता है। वो खुद को कई सारे नशीले इंजेक्शंस लगाता है और हर पल उसे डर लगता है कि कोई उसे पकड़ लेगा। इस तरह 2 महीने निकल जाते हैं। नशा कर करके लगभग वो पागल हो चुका था। एक दिन वो अपनी पत्नी शियान को कॉल करके कहता है कि घर में घुसकर मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगा। इस तरह वो न जाने क्या क्या फालतू की बातें बक रहा होता है। तब उसके कॉल को ट्रेस करके शॉन ली की लोकेशन का पता लगा लेता है और अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है उसके घर पर। ली जो हद से ज्यादा नशे में है, उसे लगता है कि ये लोग जैपनीज हैं और जैपनीज ने कोरिया पर कब्जा कर लिया है। वो गन उठाकर इन पर शूट करने लगता है। वो बौखला जाते हैं और तुरंत स्वाट टीम को बुलवा लेते हैं। सभी मिलकर ली के घर को घेर लेते हैं। ली अपना गन रिलोड कर ही रहा होता है कि शॉन घर में घुस आता है और ली को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। ली भी एक पिस्टल निकालता है और उससे खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है, जिस वजह से गोली उसके कंधे पे लग जाती है। फिर उसे अरेस्ट करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पहले उसका इलाज होता है और जब वो ठीक हो जाता है ना, तो शॉन कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम उम्र भर जेल में सड़ो, या फिर मुझे बस उन सरकारी अफसर्स के नाम बता दो जो तुम्हारा दिया हुआ घूस खाकर आम लोगों को नशे का आदी बनाना चाह रहे थे, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और हाँ, तुम अपनी बीवी और बच्चों के साथ फिर एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। ली उसको एक डायरी देता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है कि उसने किसको कितना घूस दिया, कब दिया, कैसे दिया, वगैरह वगैरह। उसके आधार पर शॉन उन सारे ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लेता है और इस तरह ली के 5000 करोड़ का नशीला पदार्थ बिजनेस अंत हो जाता है। इसका नई सरकार बनती है और सुप्रीम कोर्ट ली को 15 साल जेल की सजा सुनाती है। इसके बाद से कोरिया में नशीले पदार्थ के खिलाफ कई कानून बने, लेकिन आज तक नशीले पदार्थ का जो मार्केट है वो चल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और आजकल थोड़ा चैनल में दिक्कत आ गई है दोस्तों, रिकमेंडेशन कम हो रही है, थोड़ा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।